नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनसीपी के बॉस बने रहेंगे शरद पवार। पार्टी में लंबी खींचतान के बाद वापस लिया इस्तीफा। कोर कमेटी के इस्तीफा नामंजूर करने के बाद शरद पवार का फैसला। गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को दूर से ही किया नमस्ते। गिरावट के साथ खत्म हुआ बाजार का हफ्ता। सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरा तो निफ्टी 180 पॉइंट से ज्यादा टूटा। बैंक निफ्टी में रही 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मणिपुर में हिंसा के बाद फिलहाल हालात नियंत्रण में। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी बंद। खाने के तेल के दाम पर रंग लाई सीएनबीसी आवाज की मुहिम। आवाज की खबर के बाद सरकार ने दिए दाम घटाने के निर्देश। कंपनियों का तेल किया सस्ता। बेमौसम बरसात में एसी फ्रिज की बिक्री को किया ठंडा। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की भी बिक्री घटी। विवाद और विरोध के बीच फिल्म द केरला स्टोरी आज रिलीज। एडवांस बुकिंग में कश्मीर फाइल्स को भी पीछे छोड़ा। केरल में महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर आधारित है कहानी। और एनसीपी में एक लंबी खींचतान और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी कार्यकर्ताओं की मांग की वजह से अपना इस्तीफा वो वापस ले रहे हैं। दरअसल एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। मीटिंग के दौरान एनसीपी कमेटी ने कहा था कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए पार्टी के अध्यक्ष वो बने रहे, जिसके बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि कोर कमेटी के सदस्यों के फैसले का मान रखते हुए मैं अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला करता हूं। हालांकि इस दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि जब शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर रहे थे तब वहां अजीत पवार मौजूद नहीं थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ त्यांच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात त्यांनी घेतलेला निर्णय की जो माझ्यापर्यंत पोहोचवण्यात आला, या सर्वांचा विचार करून मी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून राहावे या निर्णयाचा मान राखून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष राहून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे। जी हां, तो फिर से पवार के पास पावर अब एनसीपी की लौट आई है। अध्यक्ष वो बने रहेंगे और इस पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, आखिरकार एक लंबी खींचतान और उसके बाद वही हुआ जिसका बार बार अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वापस पावर पवार के पास ही जाए। लेकिन इन सब को करने के बाद आज जब वो इसका ऐलान कर रहे थे कि वो वापस से अध्यक्ष बने रहेंगे, इससे शरद पवार को क्या कुछ मिला, क्या हासिल किया उन्होंने? देखिए स्मिता, ये जो पूरा जो हाई वोल्टेज ड्रामा था वो 2 मई से शुरू हुआ था, जब शरद पवार ने इसी जगह पर जहां पर भी मौजूद है वाईसी चौहान में उन्होंने एक बड़ी प्रोग्राम था, बुक लॉन्च का प्रोग्राम था और प्रोग्राम के अंत में खत्म उन्होंने बोला कि वो अपने जो इस्तीफा है, जो प्रेसिडेंट के पोस्ट का वहां से वो इस्तीफा लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो एनसीपी के तमाम बड़े नेता काफी भौचक्के रह गए थे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन शरद पवार का डिसीजन था, जिसको लेकर 2 से 3 दिन तक जितने कार्यकर्ता थे और जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने शरद पवार से बात किया आखिरकार किस वजह से वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो 2 से 3 दिन तक काफी ज्यादा गहमा-गहमी एनसीपी दफ्तर, सिल्वर ओक और ये तो एक दो जगह जहां पर काफी गहमा-गहमी मंत्री एनसीपी के तमाम नेता आते जाते रहे। लेकिन आज जो है, आज ठीक 5:30 बजे शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इतना इमोशंस देख के जो एनसीपी के कार्यकर्ता नेता हैं उनका इमोशंस देख के और कोर कमेटी की जो डिसीजन है उसको मानते हुए वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी उसमें बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो एनसीपी के अंदर काफी ज्यादा मतभेद चल रहे थे, चाहे अजीत पवार की बात करें और शरद पवार की बात करें। अजीत पवार पे कई ज्यादा जो ये खबरें आ रही थी कि वो अपने कई एमएलए और विधायकों के साथ
दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सुबुकाहट थी उसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार काफी ज्यादा टेंस में थे। उनको लग रहा था कि कुछ न कुछ पार्टी में बड़ा कुछ जरूर होने वाला है। इसी को लेकर शरद पवार ने बोला कि अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। एक तरीके से जो देखा जाए तो शरद पवार के जब जिस दिन उन्होंने इस्तीफे की ऐलान की थी तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन तरह का था। सैकड़ों कार्यकर्ता इस हॉल में मौजूद थे। सैकड़ों जो कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जितने बड़े नेता हैं एनसीपी के, चाहे हम जयंत पाटिल की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, जितेंद्र अवार्ड की बात करें, एकनाथ खड़से की बात करें, जितने भी तमाम बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय तकरीबन 2 से 3 घंटे तक शरद पवार अपने मंच पे बैठे रहते हैं और जितने एनसीपी के तमाम बड़े नेता वो भी मंच पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 घंटे तक शरद पवार एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। कार्यकर्ता काफी इमोशनल होते हैं। कई कार्यकर्ता ने खून से चिट्ठी लिख दी कि वो शरद पवार के साथ में, आज कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की। तो ये सारे इमोशंस देख के तो कहीं ना कहीं शरद पवार इस बात की जांच करना चाहते थे कि अगर वो ये कदम उठाते हैं तो उनके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, कितना मैन पावर उनके साथ है, पार्टी में उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि देखिए स्मिता, जो शरद पवार जी हैं वो 82 ईयर्स 82 साल के हैं, मेडिकल इश्यूज काफी ज्यादा हैं। तो वो दिखना चाहते थे कि अगर उनकी पार्टी में कोई विद्रोह कर रहा है, कोई बागी बन रहा है, उनके साथ कितने एमएलए हैं और शरद पवार के साथ कितने एमएलए हैं। तो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला और उन्होंने ट्रम्प कार्ड में साफ तौर कहा कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पूरा का पूरा जो टेस्ट है उनकी आंखों के सामने, यानी कि इसी जगह वाई चौहान ने 4 घंटे तक शरद पवार की आंखों के सामने पता चला था और एक एक चीज वो मॉनिटर कर रहे थे कि कौन सा नेता किसके साथ है, कौन उनके साथ है, कितने कार्यकर्ता उनके साथ कहाँ खड़े हैं, उसको लेकर उन्होंने भाप लिया था। लेकिन एक बहुत जल्दी एक छोटा सा सवाल और है विवेक इस बीच, क्योंकि देखिए सस्पेंस लगातार बना हुआ था अजीत पवार के पूरे घटनाक्रम पे कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और हमने उसके बाद देखा कि इन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात कही। आज जब वो इस्तीफा वापस ले रहे थे तो अजीत पवार वहां पर मौजूद नहीं थे, तो सस्पेंस तो फिर से वहीं पे है। बिल्कुल सही स्मिता, मैं आपको एक बात याद रखना चाहूंगा, जब जिस दिन ये पूरा सब कुछ चल रहा था तो सिर्फ इकलौते अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो शरद पवार के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे। अजीत पवार अपने कार्यकर्ता को बोल देते कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, मेडिकल इश्यूज, अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। अजीत पवार को छोड़ के कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो ये कह रहा था कि शरद पवार ने अपना डिसीजन सही लिया। बाकी सब नेता बोलते कि शरद पवार ने अपना डिसीजन गलत किया, उनको प्रेसिडेंट पद पर होना चाहिए। आज जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसमें अजीत पवार मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था जब शरद पवार अपना डिसीजन वापस लेने वाले थे उस समय भी एनसीपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार मौजूद नहीं थे। इसमें जब उन्होंने शरद पवार से सवाल पूछे कि अजीत पवार मौजूद नहीं, तो क्या अभी भी खटपट है, क्या अभी भी नाराजगी है, तो इस पर शरद पवार ने गोल जवाब देते हुए कहा कि कोर कमेटी में अजीत पवार मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जगह पर अजीत पवार का मौजूद होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अजीत पवार का मौजूद ना होना है ये अभी भी अंदेशा दिलाता है, ये इंडिकेट देता है कि कुछ न कुछ तो एनसीपी में अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ अभी भी बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विवेक। और एनसीपी के बाद अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर अंतिम दौर में आकर कर्नाटक का चुनाव प्रचार काफी गर्म हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर पैसों के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस झूठे सर्वे कराकर खुद की वाहवाही करती है। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले, कौन सा झूठ गढ़े। और भारी वाद विवाद और विरोध के बीच फिल्म द केरला स्टोरी आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरला स्टोरी में अदा शर्मा, योगिता बेहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडलानी अहम किरदार में इसमें है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म विरोध का सामना कर रही थी। हालांकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म में केरला की महिलाओं के धर्म परिवर्तन की कहानी बताई गई है और यह दावा किया गया है कि इन महिलाओं को जबरन इस्लाम धर्म में शामिल किया
लिया गया और सीरिया भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी, मगर कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि फिल्म में आतंकी साजिश का सच दिखाया गया है। कांग्रेस सिर्फ फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये तो रही प्रधानमंत्री की बात, लेकिन इसके ऊपर आम लोगों का क्या रिएक्शंस था इस फिल्म को लेकर, द केरल स्टोरी को लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। इसे हमें देखना चाहिए और अपने परिवारजनों को, अपने आत्मीयजनों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे इन घटनाओं से वो लोग सावधान रह सके और भविष्य में इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो सके। स्टोरी का मोरल भी बहुत अच्छा, मुझे लगता है ऐसी मूवीज और बननी चाहिए, सारी मीडिया को भी चाहिए ये सब निकाल के जनता के सामने लेके आए। सबसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो इस मूवी का यही है कि रियलिटी पे बेस्ड है और काफी सारी चीजें से जानने को हमको मिल सकती हैं। तो एक सस्पेंस इसमें बना रखा है कि वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था और क्या लोगों ने बता रखा है, तो ये सस्पेंस एक बना हुआ है। अब बात मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर के मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर हिंसा इस कदर भड़की हुई है, जहां पर हालात अब जाकर 2 दिन के बाद सामान्य हुए हैं। राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है, मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी ठप है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। झड़प में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से में शामिल करने की मांग के खिलाफ जनजातीय समूहों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मणिपुर के बाद मेघालय में भी झड़प हुई, जिसमें 16 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया। और अब बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो गोवा में चल रहा था और आज खत्म हो गया, जहां आज भी सभी एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में देश और दुनिया में चल रही कई गतिविधियों पर चर्चा हुई, जहां चीन के विस्तारवादी रवैये से लेकर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा शामिल रहा। बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। First of all, let me say this. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. और बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये सारी बातें कही। और खास करके इससे पहले जो समिट के दौरान जयशंकर और बिलावल की जो मुलाकात भी हुई, वहां पर भी दूरी अच्छी खासी दिखाई दी। यहाँ पर मुलाकात तो हुई, लेकिन इसमें दूरियां काफी थी। जहां बैठक में शामिल होने से पहले जयशंकर बारी बारी से सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे और उन्होंने बिलावल का भी स्वागत किया। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच दूरी काफी ज्यादा दिखाई दी। बिलावल आए तो जयशंकर ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया और उनका चेहरा भी उस समय काफी तल्ख था। इसके बाद बिलावल जयशंकर से दूर दूर ही इस पूरे इवेंट में खड़े रहे। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज एचडीएफसी ट्विंस के शेयर में जोरदार बिकवाली से मार्केट पर जबरदस्त दबाव रहा। आज मार्केट जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 695 अंक गिरकर 61,054 पर आज बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 187 अंक गिरकर 18,069 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और मेटल शेयरों में रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे।
देखिए, हफ्ते का जो पूरी अब तक बाजार की तेजी थी, इस पूरे हफ्ते में जो पिछले 3 सत्रों में आई थी, वो बाजार ने आज गिव अप कर दिया और बाजार फ्लैट जाके बंद हुआ वीकली आधार पर। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का जो इम्पैक्ट था, सेल ऑफ का इम्पैक्ट था, वो बैंकिंग पे आया और बैंकिंग का इम्पैक्ट निफ्टी पे आया, जिसके दम पर पूरा इंडेक्स आज वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो करीब 85,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में आज ही के सत्र के अंदर वाइप आउट होती हुई दिखाई पड़ी, वो भी तब जब ये शेयर कल अपने नए ऊपरी स्तर बना रहे थे। इसके अलावा मेटल, बैंक्स जिसमें प्रेशर था, साथ ही साथ आज कैश मार्केट के शेयरों में भी बिकवाली थी और ब्रॉडर मार्केट्स भी सेल ऑफ के साथ कामकाज कर रहे थे। मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर भी उतना कोई ज्यादा फायरवर्क नहीं देखने को मिला। थोड़ा सा बैकफुट पे मार्केट्स पहुंचे और बैंकिंग का सेल ऑफ, IT का कुछ हद तक बैकफुट पे होना और सेलेक्टिव FMCG का पार्टिसिपेट करना, इनका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो ओवरऑल मार्केट्स में मेजरली आज बैंकिंग के दम पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सुमित, आपसे सेक्टर्स का भी हाल समझना चाहेंगे, यहाँ पर कहाँ और किन शेयरों में ज्यादा दबाव देखने को मिला? देखिए, पहले आज निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा या फिर कह लीजिए न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट रहा। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहा टाइटन का नाम शुमार, एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली। मारुति करीब 1.5% चला, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% चला, नेस्ले 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां देखने को मिली। इसके अलावा आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में प्रेशर रहा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, दोनों ही करीब 5-5.5% नीचे और साथ साथ इंडसइंड बैंक 5.5% का डिक्लाइन। यहां पर भी UPL 2.5% के आसपास टूटा, नंबर से ठीक पहले यहां प्रेशर रहा, सोमवार को इसका नंबर भी है। मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड नंबर से पहले चला 5%, TVS मोटर 4%, नंबर्स के बाद MRF नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ और आवास फाइनेंशियल करीब 3% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में फेडरल बैंक करीब 9% नीचे, नंबर्स के बाद BHEL अनवाइंडिंग के चलते 6% नीचे, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC हालिया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग यहां देखने को मिली। बैंकिंग में बिकवाली थी आज फेडरल में, HDFC बैंक में, इंडसइंड बैंक में, बंधन बैंक में, जहां कुछ हद तक दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह का कहना है कि चौथी तिमाही के नतीजों से भारतीय बाजार के वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं जो थी वो घटी हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी निवेश के बैंकिंग सेक्टर बेहतर है, इसलिए इस सेक्टर में निवेश आप कर सकते हैं। पिछले 4-5 महीने में हमने 2 चीजें देखी है। वन इज दैट इंडिया की जो वैल्यूएशन थी ऑन रिलेटिव स्केल ऑफ कम डाउन, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत साइडवेज परफॉर्मेंस दिया, वी इवन वेंट डाउन, कुछ हद तक हमारा नेगेटिव परफॉर्मेंस भी रहा एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट वी सीन अ रैली इन द लास्ट मंथ और सो, जैसे आपने बताया। बट देयर वाज अ करेक्शन। एज ऑफ नाउ शायद इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ या उससे ज्यादा मैं बैंक नहीं कर रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर से हमें बहुत ज्यादा मल्टीपल की अपसाइड मिल जाएगी या वैल्यूएशन में एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो यही है कि एट 15% आई थिंक इट विल बी स्टिल वन ऑफ द बेटर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग एबिलिटी। और बाजार में क्यों हुई गिरावट, ये बाजार का यूटर्न है या फिर करेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आपका चहेता चैनल CNBC आवाज टीवी के साथ साथ डिजिटल की दुनिया में भी लगातार नंबर 1 बना हुआ है। अप्रैल में भी आपके विश्वास ने हमें फेसबुक और यूट्यूब पर हिंदी बिजनेस चैनलों में नंबर 1 बनाया है। जहां फेसबुक पर आवाज को 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं, तो अप्रैल में 2 करोड़ यूट्यूब व्यूज के साथ आवाज ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आपके इस प्यार और विश्वास के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के बारे में। दरअसल इसका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट तो ये कि ये मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। दूसरा फैक्ट, रेवेन्यूज के लिहाज से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी तो ऑलरेडी है। इसके अलावा 80 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक गैरेज में, जो कि गिरगांव मुंबई में एक गैरेज है, और 4 फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और वहां से धीरे धीरे फेरबदल के बाद आज आप खुद ही जानते हैं किस तरह का बड़ा नाम, किस तरह की बड़ी पैठ ये कंपनी ऑलरेडी मेंटेन करती है। एक ऐसा भी समय था वर्ल्ड वॉर 2 में जब ज्यादातर पेंट इंपोर्टर्स जो थे वो बैन हो गए थे, लेकिन उस सिचुएशन के बाद आज की सिचुएशन तक आते आते देश की नंबर 1 पेंट कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो इस कंपनी का लोगो है या मैस्कट है गट्टू,
उसकी शुरुआत जो है वो लेजेंडरी इलस्ट्रेटर आर.के. लक्ष्मण साहब ने की थी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंबई का सबसे पुराना और लोगों का पसंदीदा अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड अब बंद हो गया। ये सवाल सबके मन में चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसएल वर्ल्ड की वेबसाइट पर एक जानकारी दी गई है जिसमें लिखा है कि एसएल वर्ल्ड को अगले नोटिस तक अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। एसएल वर्ल्ड मुंबई के सबर्न इलाके गोरई में स्थित है। इस अम्यूजमेंट पार्क से छोटे बड़े सब लोगों की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। खास करके गर्मी के मौसम में मौज मस्ती के लिए लोग परिवार या दोस्तों के साथ एसएल वर्ल्ड की राइड्स, वाटर पार्क और यहां पर बर्ड पार्क का मजा लेने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब एसएल वर्ल्ड की वेबसाइट पर इस नोटिस के बाद लोग मायूस हो सकते हैं। एसएल वर्ल्ड को क्यों बंद किया गया, कंपनी ने अभी तक इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। अब बात करेंगे खाने के तेलों की, जिसके दामों को लेकर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। सीएनबीसी आवाज के खबर दिखाने के बाद से सरकार ने कंपनियों के साथ बैठक कर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। कंपनियों ने अब ग्राहकों के लिए दाम घटाने की शुरुआत भी कर दी है। किसने कितने दाम घटाए हैं और कब तक आम जनता को खाने के तेल कम दाम पर मिलेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा तेल को लेकर क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सीएनबीसी आवाज ने ही सबसे पहले खाद्य तेलों के दामों को लेकर मुहिम चलाई थी। सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताया था कि जो होलसेल और रिटेल के दाम है उसमें काफी अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी कम हुई हैं, $200 से लेकर के $250 तक की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद रिटेलर ग्राहकों को उसका फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो खाद्य मंत्रालय है उसने गुरुवार को खाद्य तेल कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में खाद्य तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि आप इस घटती कीमत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। उसके बाद कंपनियों ने इस पर दाम घटाने की शुरुआत भी कर दी है। जो मदर डेयरी है उसने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर में कटौती की है। बाकी कंपनियां भी जल्दी इसके ऊपर कदम उठा सकती है और अपने दामों में कटौती कर सकती है। तो सीएनबीसी आवाज की इस मुहिम का खासतौर पर असर हुआ, जिसकी वजह से कंपनियों को दाम घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात बेमौसम बारिश की, जिससे आम लोगों को तो राहत मिली है, मगर इस बारिश ने एसी, फ्रिज और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कंपनियों ने गर्मियों के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली थी, मगर अब खरीदार नहीं है और इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह की रिपोर्ट। बदलते मौसम ने इस बार कंपनियों की बिजनेस स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया है। मई के मौसम में बारिश होने से ठंडक हो गई है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिर गया। नतीजा, एसी, फ्रिज जैसे कूलिंग अप्लायंस की डिमांड एकदम गिर गई। मार्च से तुलना की जाए तो उत्तर भारत में इन अप्लायंसेस की बिक्री में 26% की कमी आई है। एसी, फ्रिज और आइसक्रीम की 50% से ज्यादा बिक्री गर्मी के ही मौसम में होती है, मगर इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल में उत्तर भारत में एसी की बिक्री नहीं बढ़ी है। वहीं फ्रिज की बिक्री में 30% और आइसक्रीम की बिक्री में 10% की कमी आई है, तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी 26% गिर गई है। एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार अप्रैल में 30% ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी, जो आखिरकार 15% ही रही। यही हाल बाकी कंपनियों का भी है। मार्च अप्रैल में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेल रहता है, बट अब के मौसम की वजह से, थोड़ा वेदर की वजह से थोड़ा हम लोगों को इशू क्रिएट हुआ, जिससे क्या है कि आप लोग देख ही रहे, मौसम ठंडा है, तो आज थोड़ी सी गर्मी दिखी है हम लोगों को मार्केट में, तो इस हिसाब से अब लगता है कि 38 से प्लस अब टेम्परेचर जाएगा विद इन जो अब नेक्स्ट वीक है, पूरा वीक रहेगा, तो अब कस्टमर में भी शायद अब आए परचेज के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह से गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में हो सकता है कि अप्लायंसेस की बिक्री में थोड़ी तेजी देखने को मिले। रोहन सिंह, दिल्ली। और आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार नंबर 1 बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस महीने भी काफी अच्छे व्यूज के साथ बादशाहत सीएनबीसी आवाज की लगातार बरकरार है। अप्रैल में भी आपके विश्वास से हमें फेसबुक और यूट्यूब पर हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल में नंबर 1 बनाया है। जहां फेसबुक पर आवाज को 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं, तो अप्रैल में 2 करोड़ यूट्यूब व्यूज के साथ आवाज अपने सभी प्रतिद्वंदियों से काफी आगे है। आपके इस प्यार और विश्वास के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया।
और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। सरकार ने उन्हें पीएमएलए कानून के तहत रिपोर्टिंग एंटिटी की लिस्ट में शामिल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स अगर अपने क्लाइंट की अचल संपत्तियों की खरीदी बिक्री, उनकी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज की देखरेख करते हैं तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। अब सरकार ने इन्हें भी रिपोर्टिंग एंटिटी की लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। देखिए, ये ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें जहां की मैलिफाइड होगा, डेलिबरेट इंटेंट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, और वो हैंड इन ग्लव होंगे। इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैप करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि एक ऐसा डिटरेंस एक्ट में क्रिएट करा जाए जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स इन क्रिमिनल्स को हेल्प ना करें। तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम मूव है गवर्नमेंट का। पर एक सवाल इसमें मेरा ये होता है, क्या इसके अंदर इन तीन प्रोफेशनल्स को ही क्यों, एडवोकेट्स को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन और एलएलपी इनकॉर्पोरेशन काम करते हैं, उनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करते हैं, उसको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? सिर्फ इन तीन प्रोफेशनल्स को ही क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल सरकार ने इस साल बजट पेश करते वक्त वित्त विधेयक में संशोधन किया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने से पहले भी सभी प्रोफेशनल बॉडीज की इस पर राय ली गई थी। सीए की संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। आईसीएआई के मुताबिक अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने सभी क्लाइंट्स का केवाईसी कराना होगा और इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसे लेकर पहले से ही संस्था क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से नियमों का सख्ती से पालन करती है और नए संशोधन को लेकर अपने मेंबर्स के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगी। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।